कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और यह है वीडियो नंबर 3। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के। तो आइए हम पढ़ते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के पहले वाले वीडियोज़ में हमने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा था, पॉवर्टी एस्टिमेट्स के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को, और इसके बाद टॉपिक ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को। तो देखिए इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को हम पहले पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में सिंपली हमें ये पढ़ना है कि जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो सभी जितने भी स्टेट हैं सभी में बराबर बराबर पॉवर्टी है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी बहुत कम है, जहां पर बहुत कम संख्या में गरीब हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में गरीब हैं। तो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पर उनके बीच जो एक तरीके की असमानता है पॉवर्टी के मामले में भी। और पॉवर्टी को अगर एक नज़रिए से देखें तो इसका एक अलग नज़रिया है देखने का। तो देखिए, अगर पुअर का प्रोपोर्शन देखें, यानी कि किस राज्य में कितने गरीब हैं, ये जो चीज़ है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है। इसके बाद वाले पेज में एक ग्राफ है, उसको हम देखेंगे, वहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। उसके पहले हम यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं जो कि यहाँ बताया गया है। तो देखिए, ऐसा हुआ है कि जो 70s का दौर था, यानी 1970s को अगर हम एक बेस लाइन के रूप में लें, तो उस समय में जितनी पॉवर्टी थी, जितने लोग गरीब थे, उसमें से बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है अर्ली 70s के बाद। तो इसके बाद जो सक्सेस रेट था पॉवर्टी का पॉवर्टी कम होने का, यानी जितने को लोग गरीब थे उनमें से कितने लोग गरीबी से अब बाहर आ गए, इसका सक्सेस रेट अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। यानी कुछ राज्य जो हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं और उनकी स्थिति अब बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं उनकी स्थिति अभी भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। और फिलहाल के जो एस्टिमेट आए हैं, फिलहाल के जो जानकारियाँ आई हैं, उससे देखने पर यह पता चलता है कि 20 राज्य ऐसे हैं और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका की जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से लो है। यानी कि अगर इंडिया में 26% करीब पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, तो 20 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं उनका जो एवरेज है वो उससे नीचे है, यानी 26% से नीचे है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इससे ज़्यादा है, जैसे कि जो उड़ीसा है, बिहार है, असम है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है। ये जो राज्य हैं इनमें जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और इनकी संख्या नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। और इसके बाद ये जो राज्य हैं उड़ीसा एंड बिहार, ये दोनों राज्य जो हैं ये इंडिया के पुअरेस्ट स्टेट्स हैं, जहां पर पॉवर्टी रेशियो जो है वो 47% और 43% है। यानी कि 100 में से 47 लोग क्या हैं, वो गरीब हैं, 43 लोग क्या हैं, गरीब हैं, पॉवर्टी कंडीशन में हैं। और इसके साथ ही जो रूरल पॉवर्टी है, यानी गाँव में रहने वाले जो गरीब हैं, उसके अलावा जो अर्बन पॉवर्टी भी है ये भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है उड़ीसा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। और उसके ये तो एक तरफ की चीज़ हमने देखी, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, जहां पर बहुत ही लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाया गया है, उन राज्यों में राज्य आते हैं केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये राज्य। और इसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा है, इनको एक तरीके से इन राज्यों में जो पॉवर्टी है वो कम हुई है एग्रीकल्चर ग्रोथ की मदद से। इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो केरल ने ज़्यादा फोकस किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, यानी लोगों को ज़्यादा एजुकेट करने में, ज़्यादा पढ़ाने में, उनके स्किल्स को डेवलप करने, इस तरीके की चीज़ें फोकस की गई केरल में। इस वजह से वहाँ के लोग पॉवर्टी से बाहर आ पाए। इसके अलावा अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा किए गए, और इसकी वजह से पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर शॉर्ट में मैं समझा दूं। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए जमींदार जो वर्ड हम सुनते हैं, तो जमींदार के पास बहुत सारा ज़मीन होता था और कुछ लोग होते थे जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं होता था। तो इस चीज़ में, यानी लैंड रिफॉर्म में, जो जमींदार होता है उससे ज़मीन छीनकर जो गरीब लोग होते थे उनको दे दिया जाता था। ये एक तरीके का लैंड रिफॉर्म, ये सिंपली है, इसको आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा अब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु किस तरीके से डेवलप हुए, उनकी वहाँ पर पॉवर्टी किस तरीके से रिड्यूस हुई। तो देखिए, ये दो राज्य जो थे इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फूड ग्रेन्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और इस वजह से लोगों के बीच में एक तरीके का इम्प्रूवमेंट, उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट हम समझ सकते हैं कि हुआ होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, वो है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड के कंडीशन को और वर्ल्ड में पॉवर्टी की क्या स्थिति है।
तो देखिए जो प्रोपोर्शन है लोगों का, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का डेवलपिंग कंट्रीज में, वो एक तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। एक सिंपल डेफिनेशन उसने तय किया है कि जो लोग $1 पर दिन से कम कमाते हैं, यानी करीब 65 रुपये अभी रेट है, तो जो लोग $1 इक्वल टू 65 रुपीज़, तो उस हिसाब से जो लोग 65 रुपये से कम कमाते हैं रोजाना, उनको पॉवर्टी के नीचे समझा जाता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाता है। और इस हिसाब से वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, उस वर्ल्ड पॉपुलेशन की 28% पॉपुलेशन 1990 में पॉवर्टी लाइन से नीचे थी, और आज नहीं, 2001 में 21% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो देखिए ऐसा हुआ है कि ग्लोबल जो पॉवर्टी है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसका जो रीजनल डिफरेंसेस है ये काफ़ी ज़्यादा। रीजनल डिफरेंसेस का मतलब है कि कुछ जगहों पर पॉवर्टी को काफ़ी कम किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर पॉवर्टी में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे से अच्छी कंडीशन में लाया गया है। अब वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि जो आपका म्यांमार और भी जो दूसरे कंट्रीज़ है, वियतनाम है, ये थाईलैंड है, इन कंट्रीज़ में इन देशों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। और उसका रीज़न ही कह सकते हैं या फिर उसका फैक्टर हम कह सकते हैं, वो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर आप नहीं समझ रहे हो तो इसका बेसिक मतलब होता है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को स्किल्स देना, इस तरीके की चीज़ें करना। और अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लें या फिर चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना में करीब 60 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे 1981 में, यानी 1980 के आसपास। और 2001 में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 21 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो 20 सालों में आप देख सकते हैं कि चाइना ने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया और कितने सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया है। और अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया का मतलब हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी कंट्रीज साउथ एशिया में आते हैं। तो यहाँ पर जो एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उतना ज़्यादा रैपिड नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ है, ये बहुत ही स्लो है। और इंडिया की बात करें या फिर साउथ एशिया कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ परसेंटेज जो है पुअर्स का ये काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो नंबर है पुअर्स का वो काफ़ी बहुत ही कम हुआ है। 1981 में जो पुअर्स की संख्या थी, यानी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की संख्या थी, वो थी 475 मिलियन, यानी करीब 47 करोड़ लोग। और इसी को अगर हम देखें 2001 में तो ये संख्या 428 मिलियन, 42 करोड़ लोग। और अगर हम देखें पॉवर्टी लाइन के डेफिनेशन को, तो ये आप जानते ही हैं कि अलग अलग देश जो हैं, अलग अलग कंट्रीज जो हैं, वो अपने हिसाब से पॉवर्टी लाइन को तय करते हैं। तो इस वजह से भी अलग अलग पॉवर्टी लाइन की वजह से भी जो इंडिया में पॉवर्टी है वो एक तरीके से हायर है नेशनल एस्टिमेट से। और इसके अलावा जो अब हम देखते हैं अफ्रीकन रीजन को, तो जो सब सहारा अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो एक तरीके से बढ़ गई 41% 1981 से 46% 2001 में। और इसके अलावा अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो जो रेशियो है पॉवर्टी का वो एक तरीके से अब तक सेम ही रहा है। और इसके अलावा जो पॉवर्टी है वो कुछ सोशलिस्ट कंट्रीज़ में आ भी चुकी है जहाँ पर वो पहले नहीं हुआ करती, जैसे कि रसिया। पहले वहाँ पर सरकारें कहती थी कि पॉवर्टी नाम की चीज़ वहाँ पर कुछ है ही नहीं, लेकिन अब वहाँ पर फिर से पॉवर्टी आने लगे हैं, लोग अब गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो देखिए इसके बाद है टेबल 3.2 जिसमें दिखाया गया है प्रोपोर्शन लोगों का, अलग अलग कंट्रीज़ में कितने लोग क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं टेबल 3.2, इसमें नाइजीरिया है जिसमें करीब 70% लोग जो हैं वो $1 से नीचे कमाते हैं डेली। बांग्लादेश में 36%, इंडिया 35%, पाकिस्तान 17%, चाइना 16%। इसी तरीके से 8 कंट्रीज़ का यहाँ पर डाटा दिया गया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तय किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि वो करीब 2005 तक, यानी क्या कहते हैं 2005 तक, इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, ऊपर यहाँ पर पढ़ना है, इधर है, यस यहाँ पर है। तो मिलेनियम गोल्स में ये कहा गया था कि जो वर्ल्ड का क्या कहते हैं
प्रोपोर्शन है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का, उसको हाफ कर दिया जाए, यानी जितने लोग अभी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उसको बिल्कुल आधी संख्या में कर दिया जाए 1990 से लेकर 2015 के बीच में। और पता नहीं ये हो पाया है कि नहीं, अब इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। यहाँ पर देखिए, पहले हम देख लेते हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ का ग्राफ। तो यहाँ देखिए ग्राफ है जिसमें चाइना का आप देख सकते हैं कितनी संख्या में पहले कितनी संख्या में लोग गरीब थे और अब कितनी संख्या में लोग गरीब हैं। इस ग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी होने के क्या रीजंस हैं, आखिर किस रीजन से पॉवर्टी हुए हैं। तो देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से पॉवर्टी क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। और इसमें से एक जो हिस्टोरिकल रीजन ये है, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना जाएंगे तो वो अब रिलेवेंट नहीं है इंडिया से। और अभी अगर बात करें तो जो हिस्टोरिकल रीजन है वो है कि ब्रिटिश जब यहाँ पर रूल कर रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, तो उस समय में इंडिया में उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंडिया में उतनी सारी संख्या में फैक्ट्रीज नहीं लगाए गए, लोगों को जॉब्स नहीं मिले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। इस वजह से इंडिया एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया 1947 तक। और इसके अलावा जो पॉलिसीज होते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के और जो रूल्स वो बनाते थे, उस वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था तो वो एक तरीके से ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। और इसके अलावा जो टेक्सटाइल्स जैसी इंडस्ट्रीज थी वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और इसके अलावा जब तक ये रूल करते रहे, यानी कि ब्रिटिशर्स जब तक रूल करते रहे, तो इंडिया का तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होने पाया, वो एकदम ख़राब कंडीशन, बुरी कंडीशन में थी इंडिया। और इसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद 80s तक बहुत ही कम लोग बहुत ही कम था ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ही कम था। इस वजह से उतना ज़्यादा इफेक्ट चेंज हम नहीं देख पाते हैं 1980s तक। क्या कहते हैं इंडिया के कंडीशन में पॉपुलेशन के क्या कहते हैं डेमोग्राफिक उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है। और अगर 80s की बात करें 80s तक बहुत कम संख्या में लोगों को जॉब्स मिल रहे थे, बहुत कम संख्या में ग्रोथ रेट थी और लोगों के जो इनकम्स थे वो बढ़ नहीं रहे थे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में नहीं हो रहा था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी जो कि बहुत बड़ी थी, जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इंडिया को, और वो था रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रही थी और उसको एक तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। और ये जो दोनों चीज़ अगर मिल गए, इन दोनों चीज़ के मिलने की वजह से जो एक तरीके से ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम का, वो काफ़ी कम हो गया। पर कैपिटा इनकम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप एक तरीके से पढ़ लें उसे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने पाऊँगा। तो देखिए इन दोनों जगहों पर फेल करने की वजह से, जैसे कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल, इन दोनों जगहों पर जो सरकार है वो एक तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं करने पाई, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करने पाई। तो इस वजह से जो पॉवर्टी का साइकिल था वो चलता रहा और भी ज़्यादा संख्या में लोग जो थे वो पॉवर्टी में चले गए। और जैसे जैसे जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ती गई और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और इस वजह से बहुत सारे जॉब्स जो थे वो क्रिएट हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन जो इसका इफेक्ट था वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही एक लिमिटेड इलाकों में हुआ था। जैसे सभी जगहों पर आप जानते होंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। यूपी के पश्चिमी इलाकों में हुआ था, पंजाब में हुआ था, गुजरात में हुआ था, और भी कुछ राज्यों में हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन जो इंडस्ट्रीज थे यहाँ पर भी कुछ जॉब्स क्रिएट हुए थे, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन ये दोनों जो जॉब्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में, ये इनफ नहीं थे, ये काफ़ी नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो अब जॉब करने के लिए तैयार थे। इस वजह से सारे लोग जो थे वो जॉब के लिए एक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने पाए इन जॉब्स में, और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए जिन्हें कि अच्छी तरीके से अच्छा इनकम नहीं होने पाया। तो देखिए ऐसे लोग
जिन्हें कि शहरों में अच्छी जॉब्स नहीं मिले, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो रिक्शा पुलर्स के रूप में काम करने लगे, वेंडर्स के रूप में काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में काम करने लगे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करने लगे। इस तरीके के छोटे छोटे काम करने लगे जिनमें कि उनका इनकम जो था वो एक तरीके से इरेगुलर था, और हम कह सकते हैं कि डिफाइंड नहीं था कि कितना वो कमाएंगे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरीके से। और ये लोग जो थे ये एक्सपेंसिव हाउसिंग, महंगे घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इस वजह से वो स्लम्स में रहना उन्होंने शुरू कर दिया, शहर के बाहरी इलाकों में, वैसे इलाकों में जो कि काफ़ी गंदे होते हैं या फिर जहाँ पर कोई नहीं जाता, इस इलाकों में। और जो प्रॉब्लम्स था पॉवर्टी का वो एक तरीके से हम कह सकते हैं पहले रूरल फेनोमेनन हुआ करता था, यानी गांवों की चीज़ हुआ करती थी, लेकिन ये अब अर्बन सेक्टर का भी एक फीचर बन गया, यानी शहरों का भी अब एक हिस्सा बन गया। किस वजह से? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो शहरों में आते थे, लेकिन उन्हें उतने जॉब्स नहीं मिल पाते थे, उतने काम नहीं मिल पाते थे जितना वो प्लान करके आते थे या फिर सोच कर आते थे। तो देखिए दूसरा फीचर जो है हाई पॉवर्टी रेट का, वो फीचर हम नहीं कह सकते, ये एक तरीके की खराबी चीज़ है। हाई पॉवर्टी रेट जो है उसका एक खराब चीज़ ये भी है कि जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो सबसे बड़ा रीज़न है इस चीज़ का वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। यानी जो लैंड है और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके का अनइक्वल रहा है, लेकिन मतलब कि सभी लोगों को बराबर रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। अगर हम पुराने सिस्टम की बात कर लें तो पुराने सिस्टम में आप जानते ही हो कि जमींदार लोग होते थे, उनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी, लेकिन कुछ लोग होते थे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं होती थी, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलने पाता था। तो ये एक एग्जाम्पल है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज का। और बहुत सारे पॉलिसीज सरकार द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक तरीके से अच्छी तरीके से इस इशू को यानी पॉवर्टी को टैकल नहीं करने पाए हैं, क्या कहते हैं, खत्म नहीं करने पाए हैं। जो ज़्यादातर पॉलिसी इनिशिएटिव किए गए हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, जो कि एक तरीके से इस बात को टारगेट करते थे कि जो एसेट्स हैं यानी जो ज़मीन है या फिर दूसरी तरीके के एसेट्स हैं गांवों के इलाकों में, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, अच्छी तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया गया है और ज़्यादातर राज्यों द्वारा, और इस वजह से जो लैंड रिसोर्सेज हैं एक तरीके से बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं पॉवर्टी का इंडिया में। और अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता सभी पॉलिसीज़ का जो कि गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, तो एक तरीके से लाखों करोड़ों की संख्या में जो गाँव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता था, उनके क्या कहते हैं, उनको पॉवर्टी से बाहर लाया जा सकता था। इसके अलावा दूसरे जो सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, जैसे कि अगर हम कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस को देख लें और रिलीजियस सेरेमनीज को एक तरीके से देखें, तो इंडिया में लोग जो हैं उसमें अगर बहुत कम लोगों को, बहुत गरीब लोगों को भी इंक्लूड करें तो वो बहुत ही पैसा खर्च करते हैं रिलीजियस सेरेमनीज में, और इस हिसाब से जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए। और इन कामों की वजह से, इस चीज़ की वजह से जो पुअर होता है उनको एक तरीके से उनके पास मुश्किल से कोई पैसा जमा होने पाता है, और इस वजह से वो उधार लेते हैं, और उधार नहीं चुका पाने के कारण, क्योंकि वो पॉवर्टी में होते हैं, वो गरीब होते हैं, वो एक तरीके से इंडेप्टनेस का शिकार हो जाते हैं। और इस वजह से जब हाई लेवल हो जाता है इंडेप्टनेस का, तो ये भी चीज़ है एक तरीके का कॉज भी है और इफेक्ट भी है पॉवर्टी का। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसमें हम देखेंगे कि जो सरकारों ने एक तरीके से क्या क्या काम किया है, क्या क्या किया गया है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।